जय हिंद मित्रों, एक बार फिर से हम खेल और साहित्य शिक्षा में सारी शिक्षा का उद्देश्य लक्ष्य को लेके प्रस्तुत हैं। तो आज हम समझेंगे सारी शिक्षा का लक्ष्य और सारी शिक्षा का उद्देश्य। तो सबसे पहले हम लक्ष्य के बारे में समझ लेते हैं कि लक्ष्य क्या होता है। तो देखिए, लक्ष्य अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं। लोग अपने अपने नज़र से लक्ष्य को देखते हैं, लेकिन जहाँ तक हमने देखा कि लक्ष्य जो होता है वह एक निश्चित स्थान होता है, एक निश्चित जगह होती है जहाँ पे पहुँचने के लिए व्यक्ति, बालक, खिलाड़ी या कोई संस्थान अपना निर्धारण कर लेता है कि हमें यहाँ पहुँचना है। अगर वह संस्थान वहाँ तक पहुँच जाता है, वह खिलाड़ी वहाँ तक पहुँच जाता है, तो फिर हो सकता है कि अपने आने वाले समय के लिए एक दूसरा लक्ष्य निर्धारित कर ले। लेकिन उन सभी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए छोटे छोटे उद्देश्यों की आवश्यकता होती है। अर्थात कह सकते हैं कि लक्ष्य की पूर्ति करने वाले उद्देश्य होते हैं। लेकिन हम लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं, उसके बाद हमारा अगला लक्ष्य भी निर्धारित हो जाता है। जैसे छोटा सा उदाहरण है कि हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। हर बालक का लक्ष्य होता है कि हम नौकरी प्राप्त कर लें, बिजनेस कर लें। अगर मान लीजिए अगर बीएड, बीपीएड करने वाले अगर स्टूडेंट हैं तो उनका लक्ष्य होगा कि हम टीचर बनेंगे। तो उस टीचर बनने के लिए वही छोटे छोटे उद्देश्य जो होते हैं उनकी पूर्ति करनी होगी। बीएड, बीपीएड या जो भी टीचर ट्रेनिंग होंगी उस टीचर ट्रेनिंग को करना होगा। टेट का परीक्षा देना होगा, सीटेट का परीक्षा देना होगा। इसके अलावा और कंपटीशन के जो परीक्षाएं होंगी उसमें सम्मिलित होना होगा, मेरिट में आना होगा। तो मेरिट में आना उनके बस की बात नहीं है, लेकिन हाँ, अगर अपने टेट और सुपर टेट वाली परीक्षा को अगर उत्तीर्ण कर जाते हैं, उस उद्देश्य को पार कर जाते हैं, तो आगे लक्ष्य की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। अगर वह अपने सभी उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए लक्ष्य तक पहुँच जाते हैं, अर्थात वह टीचर बन जाते हैं, तो फिर उसके बाद उनका एक अपना लक्ष्य निर्धारित हो जाता है कि हम अब क्या करेंगे। क्या करेंगे से तात्पर्य है कि हमें समाज में क्या करना है, लोगों के बीच क्या करना है, हमें धनोपार्जन करने के लिए क्या करना है, अर्थात हम कहाँ तक धनोपार्जन कर सकते हैं। तमाम तरह की उनकी आकांक्षाएं बढ़ती जाएंगी। मतलब लक्ष्य पूरा होते ही उनका अगला लक्ष्य निर्धारित हो जाएगा कि हाँ, हमें 4 व्हीलर से चलना है, जबकि पहले 2 व्हीलर से चलते थे। 4 व्हीलर के लिए उनका लक्ष्य बन जाएगा। दूसरी चीज़ रह जाती है, जैसे अगर पंचवर्षीय योजना बनाई जाती है तो एक सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया जाता है कि इस पंचवर्षीय योजना में हमें इतने प्रतिशत लोगों को साक्षर बना देना है। या हमें लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं कि 2025 तक या 2030 तक हमें पोलियो मुक्त भारत बना देना है। अगर उस लक्ष्य का निर्धारण कर लेते हैं लेकिन लक्ष्य तक अगर नहीं पहुँच पाते हैं तो पुनः अपने पिछले वाले कार्य की समीक्षा करते हैं और अगला लक्ष्य निर्धारित कर देते हैं। अगर इस लक्ष्य की पूर्ति कर लेती है सरकार तो फिर कोई दूसरा लक्ष्य निर्धारित करती है। तो इस तरह से हमेशा लक्ष्य जो होता है वो ऊंची चीज़ है, सबसे ऊपर की चीज़ है। वहाँ पहुँचने में समस्याएं होती हैं। अगर वहाँ पहुँच भी जाते हैं तो फिर बालक, व्यक्ति या खिलाड़ी अपना कोई दूसरा लक्ष्य निश्चय ही निर्धारित कर लेता है। इसलिए हम मानते हैं कि लक्ष्य हमेशा परिवर्तनशील हो जाता है अगर लक्ष्य पूर्ति हो जाती है तो। अब आगे देख लेते हैं हम कि शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है। तो शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है मानव जीवन का सर्वांगीण विकास करना। बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना ही शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है। हाँ, वह अलग है कि शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य जो है सर्वांगीण विकास करना है, लेकिन बालक का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाया तो कहीं न कहीं कोई गड़बड़ी होगी, कहीं न कहीं कोई समस्याएं होंगी। उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है कि संपूर्ण मानव जीवन का सर्वांगीण विकास करना। इसी को ध्यान में रखते हुए फिजिकल एजुकेशन को प्राइमरी में, जूनियर में, मध्य विद्यालय में या हायर में निर्धारित किया गया और एक विषय के रूप में चलाया जा रहा है, ताकि शारीरिक शिक्षा का जो लक्ष्य है कि मानव जीवन का संपूर्ण विकास किया जाए या सर्वांगीण विकास किया जाए। तो सर्वांगीण विकास कब होगा? जब सभी कक्षाओं में, नीचे से लेकर के ऊपर तक की कक्षाओं में जब शारीरिक शिक्षा एक विषय के रूप में, एक पाठ्यक्रम के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत होगा तो निश्चय ही अपने लक्ष्य की तरफ शारीरिक शिक्षा पहुँचेगी।
अब हम देखते हैं कि शिक्षा का जो लक्ष्य है वह छोटे छोटे उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए पहुंच जाता है, या छोटे छोटे उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए हम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो जो हमारे उद्देश्य हैं वह क्या है, जो व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का और बालक के सर्वांगीण विकास करने में सहायक होते हैं, उन लक्ष्यों के विषय में हम उन उद्देश्यों के विषय में हम जान लेते हैं। तो पहला उद्देश्य है शारीरिक विकास। पहला हम उद्देश्य बता सकते हैं शारीरिक विकास। शिक्षा के माध्यम से खिलाड़ी हो या बालक हो, व्यक्ति हो, अपना शारीरिक विकास कर सकता है। और शारीरिक विकास करने से तात्पर्य है उसकी मांसपेशियां मजबूत हों, हृष्ट पुष्ट हो, स्वस्थ हो, उसके शरीर सुडौल हो, कोई विकृतियां न हो। तो यह कब हो सकता है, जब वो बचपन से ही, छोटेपन से ही, जब उसके अंदर फिजिकल एक्टिविटी करने की आदत डाली जाएगी तो निश्चय ही उस बालक के अंदर शारीरिक विकास होगा। और यही शारीरिक विकास, यही शिक्षा का उद्देश्य है। पहले शारीरिक विकास हो, फिर उसके बाद दूसरा है मानसिक विकास। मानसिक विकास, और मानसिक विकास से तात्पर्य है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। जब शरीर स्वस्थ रहेगी तभी स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होगा। और वो भी विकास हो जो जन कल्याण के लिए हो, मानव जीवन के उत्थान के लिए हो, अपने स्वयं के उत्थान के लिए हो, देश के उत्थान के लिए हो, परिवार के उत्थान के लिए हो। उस विकास की बात कही जा रही है, विनाश करने वाले विकास की बात नहीं कही जा रही है। क्योंकि जितना पक्ष में अगर हम बात करते हैं उतना विपक्ष में भी चले जाएंगे। उदाहरण स्वरूप अगर चोर चोरी करने जाता है तो तमाम तरह के उसके अंदर तर्क वितर्क चलते रहते हैं कि हमें किस माध्यम से चोरी करना है ताकि हम पकड़े न जाएं। वो भी मानसिक विकास हुआ, लेकिन वह ऋणात्मक मानसिक विकास हो जाएगा। और वह एक विकास होगा, मानसिक विकास, जो व्यक्ति हमेशा सोचता है कि हमारे देश का, हमारे समाज का या हमारे परिवार का कैसे विकास होगा, स्वयं का अपना विकास कैसे होगा। क्योंकि हर बालक के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर वह चेतना होती है, उस चेतना का सही दिशा में प्रयोग कैसे किया जाए ताकि मानसिकता में वृद्धि हो जाए। तो शारीरिक शिक्षा से का यह भी एक उद्देश्य है कि बालक का मानसिक विकास हो, उसको व्यवहार में लागू करें और व्यवहार में लागू करते हुए अपने मानसिकता को लोगों के सामने, समाज के सामने प्रस्तुत करें और उसे देखने के बाद लगे कि हाँ, बालक के अंदर कुछ न कुछ ऐसा है जो जन कल्याण के लिए, जनहित के लिए, समाज के लिए और परिवार के लिए इसके मन में धारणाएं बनी हुई हैं। तो मानसिक विकास से तात्पर्य यही है। अब आगे हम देख लेंगे सामाजिक विकास। अगली पॉइंट है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास से तात्पर्य है कि वह समाज में अपना विकास करे, समाज के लोगों के साथ रहना, उनके साथ बातचीत, उनके साथ व्यवहार, उनके साथ बोलना, ये सारी चीज़ें जो आ जाती हैं वह सामाजिक विकास में आ जाती हैं। और यह सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो समान तौर से बालक घर से सीखता है, अपने विद्यालय में सीखता है। लेकिन हम दूसरी बात कह सकते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी में वह ज़्यादा सीखता है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी में वह लोगों के साथ, समूह के साथ, अपने खिलाड़ियों के साथ रहता है। उसके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता होती है, एक दूसरे से तालमेल बनाने की कैपेसिटी में वृद्धि होती है। वह लोगों से आपसी संबंध बनाए रखता है, एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी के विषय में जानता रहता है, उससे जब हमेशा भेंट होती रहती है प्रतियोगिताओं में, तो एक दूसरे के हाव भाव को, एक दूसरे के बोली भाषा को और एक दूसरे के सामाजिक स्थिति को, सांस्कृतिक स्थिति को, वहाँ के रहन खान पान के बारे में जानता है, सीखता है, जिससे उसके सामाजिक तक में विकास होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं सामाजिक विकास। उसके आगे अगली पॉइंट हम कह सकते हैं नाड़ी संस्थान। नाड़ी संस्थान और मांसपेशी संस्थान। मांसपेशी संस्थान में समन्वय। नाड़ी संस्थान और मांसपेशी संस्थान में समन्वय, क्योंकि नर्वस सिस्टम और एक होता है नर्वस सिस्टम हमेशा काम करता रहता है, लेकिन जो नर्वस सिस्टम के अनुसार, नाड़ी संस्थान के अनुसार मांसपेशियाँ हमारी संचालित हो रही नहीं हो रही हैं, मांसपेशियाँ कार्य कर रही नहीं कर रही हैं। अगर मन में आया कि हमें मान लीजिए
बाल को स्टंप में मारना है, मन में आया बाल को स्टंप में मारना है, लेकिन पता चला कि हाथ में बाल आया ही नहीं। तो तात्पर्य यह हुआ कि हमारा जो मांसपेशी संस्थान है और जो नाड़ी संस्थान है, इन दोनों में समन्वय बना रहे, तालमेल बना रहे, ताकि हम किसी भी कार्य को अच्छी तरीके से सुचारू तरीके से कर सकें। तो यह शारीरिक शिक्षा का एक यह भी उद्देश्य है कि बालक के जो मन में, जो मस्तिष्क में जो बातें आ रही हैं, जो करने की इच्छाएं हो रही हैं, उसके शरीर भी उसमें अपना सहयोग दे, उसके पेशी संस्थान भी हैं वह भी अपना सहयोग प्रदान करें, ताकि अगर प्रदान करते हैं तो किसी भी कार्य को करने के लिए वह सुचारू रूप से तैयार रहेगा और कर सकता है। इसलिए खेल यह सिखाता है, शारीरिक सिखाता है, शारीरिक शिक्षा में जुड़े हुए व्यक्तियों के अंदर यह समन्वय की भावना जो होती है, समन्वय की भावना नहीं बल्कि तालमेल जो होता है नाड़ी संस्थान और मांसपेशी संस्थान में बराबर बरकरार रहता है। बहुत से ऐसे बालक हैं जो कभी बैट नहीं पकड़ा, अगर बैट पकड़ा देंगे तो बाल निकल जाएगी, बैट हाथ में रह जाएगा। स्मैश करना अगर वॉलीबॉल में तो बाल नीचे गिर जाती तब जंप करते हैं। तो इसका तात्पर्य होगा कि मन कर रहा है कि बाल को मारें, लेकिन हम अपने नाड़ी संस्थान के दिए गए निर्देश के अनुसार हमारे मांसपेशी संस्थान कार्य नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए हम टाइम के अकॉर्डिंग कार्य को संपन्न नहीं कर सकते। अगर हमारा नाड़ी संस्थान और मांसपेशी संस्थान का समन्वय रहेगा तो बाल ऊपर जाती है और स्मैशर जो होता है जम करके बाल को हिट कर देता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि नाड़ी संस्थान और मांसपेशी संस्थान में शारीरिक शिक्षा इसके समन्वय को बनाए रखने में अपना योगदान देता है, और यह इसका एक छोटा सा उद्देश्य है, जिस उद्देश्य की पूर्ति करके हम अपने लक्ष्यों तक पहुंच सकते हैं। आगे कह सकते हैं स्वास्थ्य विकास। स्वास्थ्य विकास, स्वास्थ्य विकास से तात्पर्य है कि अगर खेल संस्थान से, शारीरिक शिक्षा से, फिजिकल एक्टिविटी से, शारीरिक क्रियाकलापों से अगर कोई बालक या कोई वयस्क, कोई खिलाड़ी अगर लगातार जुड़ा रहता है तो निश्चय ही स्वस्थ रहेगा और स्वास्थ्य के विषय में जानता रहेगा, और हमेशा वह अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने का प्रयास करेगा कि हम स्वास्थ्य को निरंतर बनाए रखें। और जब स्वास्थ्य को बनाए रखें, जब इतना उसके ध्यान में रहेगा तो निश्चय ही वह कार्य करता रहेगा। मॉर्निंग वॉक, फिजिकल एक्टिविटी, ये सब सारी क्रियाएं वह करता रहेगा जिससे उसका स्वास्थ्य बना रहे। तो इस तरह से शारीरिक शिक्षा का एक लक्ष्य के साथ साथ यह उद्देश्य भी है कि हम समाज में जितने भी लोग हैं, चाहे वो महिला, पुरुष, बालक, बालिका, वृद्ध, वयस्क, जो भी कुछ है, ये सभी लोग स्वस्थ रहें और अपने जीवन यापन को सुचारू रूप से चला सकें। यह हमारे शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है, और इन्हीं सभी उद्देश्यों की पूर्ति करके एक बालक, एक व्यक्ति, एक वृद्ध अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है। इसके साथ साथ और कुछ हो सकते हैं, लेकिन फिजिकल एजुकेशन का यह एक महत्वपूर्ण उद्देश्य और एक लक्ष्य है, ताकि समस्त मानव जीवन स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपने कार्यों को सुचारू रूप से करते हुए निरंतर आगे बढ़ता रहे। अब हम आप लोगों को अगली वीडियो में बताएंगे कि शारीरिक शिक्षा का विकास विश्व स्तर पे और अपने भारतीय स्तर पे कैसे हुआ। तब तक के लिए धन्यवाद।